हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं ध्येय आईएएस के मॉडल पेपर, जिसमें हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए। आइए स्टार्ट करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद का क्रम: फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह प्रथम, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2, 3, 1, 4। अब बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो औरंगजेब के जस्ट बाद का काल था। तो 1707 से लेके 1712 तक का किसका काल था? बहादुर शाह प्रथम का काल था। और 1712 से लेके 13 तक जो है जहांदर शाह का शासनकाल था। और 1713 से लेके 19 तक का शासनकाल फर्रुख सियर का था। और 19 से लेके 48 तक का शासनकाल जो था वो किसका था? मोहम्मद शाह का था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ, ये बात सही है। नादिर शाह का आक्रमण जो था 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। करनाल का युद्ध 1747 में न होकर 1739 में ही होता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है 1748 में हुआ, तो ये बात भी सही है कि अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था वह अहमद शाह के शासनकाल में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ, जो मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी क्वेश्चन आंसर जो है, मतलब बी ऑप्शन सही नहीं है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था, जो नादिर शाह और मुगलों के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? जहांदर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुख सियर। तो इसका आंसर है बी। मुगल शासक औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जय सिंह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान होने के साथ साथ गणित और खगोल शास्त्र का भी जानकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, इरफान हबीब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जदुनाथ सरकार की जो पुस्तक है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया? किसका सेट तैयार किया? सारणियों का एक सेट तैयार किया था। फिरोज शाह तुगलक, सवाई जयसिंह, रणजीत सिंह, शुजा-उद-दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सवाई जयसिंह, जो आमेर के शासक थे। जयसिंह ने 18वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक थे ये। वह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम क्या था? जिज मोहम्मद शाही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान, निजामुल मुल्क, हैदर अली, सादत अली खां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हैदर अली जो मैसूर के शासक थे 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली का जन्म जो है मैसूर के कोलार या कर्नाटक में हुआ था। इसने वाडियार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों, मतलब जब ये विनाश हो गया वाडियार साम्राज्य का, तब इसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेके 1769 में हुआ। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो वो कब हुआ? 1845 से 1886 तक। 1845 से लेके 1846 में हुआ।
और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 में हुआ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फिर जो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? पगा क्या था? तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना, अश्वारोही सेना। तो इसका आंसर है डी। शिवाजी की अश्वारोही सेना के संगठन को पगा कहा जाता था। जो अश्वारोही से संबंधित सेना थी उसे हम क्या कहते थे? पगा कहते थे। इसमें 2 प्रकार के सैनिक थे, बरगीर और सिलाहदार। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। तो पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइक। और अश्वारोही सेना को क्या कहा जाता? पगा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का जो है 51% क्षेत्र आता था। तो इसका आंसर है आपका डी। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। क्यों? इस्तमरारी व्यवस्था को हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो अंग्रेजों की भू राजस्व की एक प्रणाली थी। इसे सर्वप्रथम कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। कितने में लागू किया गया? 1793 में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया तथा वसूले गए लगान का 10/11 भाग 10/11 भाग हम सरकार को दिया करते थे और दिया जाता था, और 1/11 भाग जो है जमींदार अपने पास रखता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। अस्थायी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश शासन का 19% क्षेत्र पर लागू थी यह व्यवस्था, न कि 51% क्षेत्र पर। इसलिए दोनों ही कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी, और परमहंस मंडली जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। बंग भंग आंदोलन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी डेरोजियो द्वारा चलाया गया था। बनर्जी एवं डेरोजियो दोनों थे उसमें। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 11 है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया? इकोनॉमिक डेट ऑन इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से माना जाता है जो ब्रिटेन जाता था बिना प्रतिफल के, मतलब भारत को उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता था और वो डायरेक्ट ब्रिटेन चला जाता था। तो उसे हम क्या कहते थे? धन निकासी। धन निकासन के सिद्धांत का वर्णन जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है सी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार इसका उद्देश्य नहीं था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ते हुए जो इन्होंने वादा किया था
तोड़ते हुए सेवर्स की संधि की तुर्कों के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया तथा खलीफा का पद जो है समाप्त करने की घोषणा के विरोध में है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और अली बंधुओं जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना तथा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड रिपन को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है। लॉर्ड रिपन का काल जो था 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था। इसके द्वारा भारतीयों की भावना को ध्यान रखते हुए कई आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया गया था तथा अनेक इन्होंने सुधारवादी कदम भी उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए कथन और कारण है। मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर 12 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूर्णतः मानते हुए पाकिस्तान की मांग की गई एवं इसकी प्राप्ति का लक्ष्य भी घोषित किया गया। तो ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में, न कि 1939 में। इसलिए आपका एक सेकेंड, इसलिए आपका आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में नहीं है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन नहीं है ये पूछ रहा है। इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई। इस आंदोलन के दूसरा सत्याग्रही जो थे ब्रह्मदत्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्वेश्चन जो है, डी ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। यह सत्याग्रह स्वरूप में कैसा था? सीमित, प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल भी हुई थी। आंदोलन के जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इसमें सत्याग्रही का चुनाव किसने किया था? तो महात्मा गांधी करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली से, रंगून से, सिंगापुर से, वर्धा से। तो इसका आंसर है आपका सी। सिंगापुर से इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 2 जुलाई 1943 को उन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। 5 जुलाई 1943 को भारतीय स्वतंत्रता लीग को उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है। यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा अपने किस पत्र या पत्रिका में किया गया था? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, बंगबंधु, हरिजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
यंग इंडिया में इस वाक्य का इन्होंने जिक्र किया है। तो यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत जो है दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। 11 अगस्त 1946 को उन्होंने यह लेख लिखा। कौन सा? यंग इंडिया में इन्होंने यह लेख लिखा था। और गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? तो यंग इंडिया। याद रखिए, हिंद स्वराज भी गांधी जी की ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 18। सुमेलित करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक वह पीटर हार्डी की। तो ए का 3 हो जाएगा। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948। तो यह है खालिद बीन की पुस्तक। बी का हो जाएगा 4। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकीर की है। तो एक 3 का जो है सी का फर्स्ट हो जाएगा। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया जो है WC स्मिथ की है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 19। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है, पहले के बाद से क्रम में, मतलब कालक्रम इनका सही लगाना है। तो हम देखते हैं, पहले आती है हमारी नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? तो 1928 में। अगस्त प्रस्ताव हमारा 1940 में आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अवेलेबल योजना जो है 1945 में आती है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और अवेलेबल योजना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, अहमदा मिल आंदोलन। तो इसका आंसर है आपका सी। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया था। 19 मार्च 1919 को कब हुआ था रॉलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बिल पारित किया गया। इनको बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून भी कहा गया। गांधी जी द्वारा इस कानून का जो है देशव्यापी विरोध करने की घोषणा की गई। हड़ताल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसी सत्याग्रह में किया गया। 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत जो है फांसी नहीं हुई थी? सचिंद्र सान्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सचिन सान्याल को जो है फांसी नहीं दी गई थी, जबकि रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो गई थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? काकोरी कांड कहते हैं। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी। सचिन नाथ सान्याल को जो है आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मतलब इन लोगों को जो है तुरंत फांसी दे दी गई है, जबकि सचिन नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, इनको फांसी नहीं हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें से भाग गए थे, वो पकड़ में ही नहीं आए थे।
सुभाष चंद्र बोस नहीं, आज़ाद जी भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? मिरात उल अखबार, ब्रह्मनिकल यानी ब्रह्मानिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार। तो इसका आंसर है आपका सी। संवाद कौमुदी का जो प्रयोग किया गया था वो किस लिए किया गया था? सती प्रथा के विरोध के लिए। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। सत्य तथा इनके समय की प्रमुख समस्या थी, इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया था। सती प्रथा जो है इनके समय की सबसे प्रमुख समस्या थी। किनके समय की? राजा राम मोहन राय के। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव राव प्रथम, सदाशिवराव। तो इसका आंसर है आपका बी, बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठों की हार हुई। इसी समय मराठा पेशवा बाजीराव थे। तो पेशवा कौन था उस टाइम पे? बाजीराव थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसको हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कौन किससे संबंधित था। अहोम आंदोलन से गोमधर कुंवर संबंधित थे और पागलपंथी आंदोलन से जो है करम सिंह संबंधित थे। कूका आंदोलन से जो है आपके जवाहरलाल हैं, भगत जवाहरलाल संबंधित हैं। रामौसी जो विद्रोह है उससे संबंधित है चित्तूर सिंह। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ए का 2, बी का 3 और सी का 1, डी का 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन गुब्बारे खातिर के लेखक हैं? हकीम अजमल खां, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है गुब्बारे खातिर के जो है लेखक हैं, जिसे मुख्य रूप से 1942 से 1946 के दौरान लिखा गया, जब उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद किया गया था, तभी इन्होंने ये लिखा था गुब्बारे खातिर। कौन है गुब्बारे खातिर के? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बंगाल में द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यही गलत है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। भारतीय पुलिस सेवा का जनक जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में द्वैत शासन के रॉबर्ट क्लाइव हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका आंसर क्या था? बी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। जबकि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग क्या था? प्रथम वायसराय। 1858 में ही वायसराय कौन बना था? कैनिंग बना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने कहा मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था? 1880 से 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी के
किसके बीच हुई थी? तेग बहादुर तथा अंग्रेजों के मध्य, गुरु गोविंद सिंह एवं शाह शुजा के मध्य, रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। तो अंग्रेज में कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे। इसी संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया तथा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। रणजीत सिंह ने कहा कि सतलज नदी के जो पूर्व के राज्य हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पूना समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी। उपरोक्त में से कौन सा कालक्रम सही है उसको चुनिए। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई। पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। कब हुआ था पूना समझौता? तो 1932 में। तो इसको हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सिंधिया कहाँ के थे? सिंधिया का जो क्षेत्र था वो कहाँ था? सिंधिया जो है ग्वालियर के थे। गायकवाड़ जो है बड़ौदा के थे। भोसले जो है वो नागपुर के थे, नागपुर के भोसले। और होलकर जो थे इंदौर के थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। मराठा साम्राज्य जो है 5 बड़े सरदारों का महासंघ था, जिसमें थे सिंधिया ग्वालियर के और गायकवाड़ बड़ौदा के, भोसले नागपुर के, होलकर इंदौर के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया तथा बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। तो कौन से कथन सही हैं ये हमें देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव जो है अंग्रेजों ने ही रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, जिसे कॉर्नवालिस ने 1793 में सुदृढ़ बनाया। हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई, जिसका प्रमुख जिला कौन होता था? जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने दीवानी, जज और कलेक्टर के पदों को अलग कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अब 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई। यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल एक कथन सही है। बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में की गई थी कलकत्ता में, और यह नारी शिक्षा को समर्पित था। ईश्वरचंद विद्यासागर बेथुन स्कूल के सचिव थे। तो कौन सचिव थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरे और चौथे का जो है मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। देख लेते हैं हम। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान का जो है लेखन मदन मोहन मालवीय ने किया, जबकि सोम प्रकाश का जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और इंडियन मिरर का जो है लेखक
केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? तो केशव चंद्र सेन। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के लेखक मदन मोहन मालवीय हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। ज्योतिबा फूले द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। तो इसका आंसर है आपका सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये बम्बई के उन उग्र सुधारकों में थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता का आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। तो जाम्बेकर ने क्या किया था? हिंदुओं की प्रथाओं में सुधार लाने की भी कोशिश की थी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना निम्न कथन में से किसका है? हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में कभी नहीं पहुंच सकेंगे। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह। तो इसका आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। राष्ट्रवादी नेता भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण चाहते थे। ऊंचे पदों पर केवल यूरोपीय एकाधिकार से भारत का आर्थिक और सामाजिक क्षय हो रहा था। नैतिक पक्ष को 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा, हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त की? W. हंटर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम डिग्बी, डोकाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, W. हंटर ने ऐसा कहा। अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया। अपने एक संस्मरण में हंटर लिखते हैं कि मुस्लिम राजकुमार हमसे बंगाल, कर्नाटक, मैसूर में लड़ते, परंतु विजय में सर्वाधिक विरोध हिंदुओं, सिखों एवं मराठों की ओर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 37। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। आत्मीय सभा का जो है गठन किसने किया थे? संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। रामकृष्ण मठ की जो है स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की जो है स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। अधोमुखी निस्यंदक सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था? किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर जो है शिक्षा सामान्य जन तक पहुंच जाए। इस सिद्धांत को जो है सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में कौन लागू किया था? तो ऑकलैंड ने लागू किया था। इसमें अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब ये था कि शिक्षा हम कुछ लोगों को देते हैं, उच्च वर्ग के लोगों को देते हैं और ये लोग क्या करेंगे, जाके निम्न वर्गों को या अपने सामान्य लोगों को देंगे शिक्षा, जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिनको शिक्षा मिली वो जाके अंग्रेजों के पास ही जॉब करने लगे, तो टाइम ही नहीं मिला कि ये लोग शिक्षा दे सकें आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व, उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कारण थे प्रथम कर्नाटक युद्ध के। जब कब हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो 1746 से लेके 1748 तक। और इसकी समाप्ति जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि से
हुई थी, जो 1748 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी, लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये कहा गया कि जो सरकार और किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे, मतलब जो सरकार लगान लेगा वो सीधा किसान से ही लेगा, बिचौलियों की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। तो वर्ष 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था का लाभ यह था कि सरकार एवं किसान के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हो सके। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को मिला। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, आरसी दत्त। तो इसका आंसर है आपका ए, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मई 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में धन निकासन सिद्धांत की चर्चा भी की थी। इन्होंने इसको देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था, धन की निकासी को। तो पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में किया 1867 में लंदन में जो आयोजित हुई थी, और 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, देखते हैं। वर्ष 1896 से 97 में आए अकाल को महान अकाल कहा गया। इस अकाल में न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो 1896-97 में आए अकाल को हम महान अकाल कहते हैं। इस अकाल में न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया था, ये बात भी सही है। अकाल से करीब 4 करोड़ जनता प्रभावित हुई। इसमें लगभग 25 लाख लोग व्यक्ति भूख एवं गरीबी से मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मदेव में किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक कथन असत्य है। आगे देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक महाधर्म में किया था। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया था। तो जो केशव चंद्र सेन है, ये ब्रह्मधर्म जो है इनकी पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक है देवेंद्रनाथ टैगोर की। ब्रह्मधर्म पुस्तक किसकी है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर की, केशव चंद्र सेन की नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी? किस तारीख को की थी? 20 जनवरी 1947, 16 अगस्त 1946, 26 अक्टूबर 1946, 22 अक्टूबर 1947। तो इसका आंसर है आपका बी। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक दंगे जो हैं, सांप्रदायिक दंगों को फैलाना इनका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित आयोगों और समितियों में से कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है? कैंपबेल समिति, स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, शाही आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। शाही आयोग जो है ये अकाल से संबंधित नहीं है।
कैम्पेबल समिति जो है 1866 से 67 में आई थी। स्ट्रेची आयोग जो है 1880 में आया था और लॉयल आयोग जो है 1897 में आया था। ये सभी अकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उससे उत्पन्न बालक को भी वैध घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवा विवाह को वैध माना गया तथा उससे उत्पन्न बालक को भी वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। तो किसके प्रयासों से लागू हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का सूत्रपात किया गया? इसका आंसर है आपका ए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का जो है सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के आधार पर लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए गए। इस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। जो इस प्रकार भारत में मंडलीय व्यवस्था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं है? आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, युगदूत, सृजन की प्रतिभा। तो इसका आंसर है डी, सृजन की प्रतिभा जो है इनसे संबंधित नहीं है। जबकि राजा राममोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, 9 दिन का प्रातः तारा कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को कहा था सृजन की प्रतिभा। तो सृजन की प्रतिभा किसके लिए है? स्वामी विवेकानंद के लिए कहा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 है हमारा, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत है हमारा। इलाहाबाद से संबंधित लियाकत अली हैं। इलाहाबाद से जो संबंधित थे वो कौन थे? लियाकत अली। फैजाबाद से जो संबंधित थे, जो नेतृत्वकर्ता थे आंदोलन के 1857 के क्रांति का, मौलवी अहमद उल्ला थे। जगदीशपुर पटना से जो कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। और बरेली से तात्या टोपे नहीं थे। तात्या टोपे बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे वो खान बहादुर खान कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। पूना की संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो परिणाम था वो पूना की संधि थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुई थी। इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ। उसने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली, जिसके जो शर्त थे वो क्या थे कि पेशवाई पद जो है समाप्त हो जाएगा। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जो है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित निम्न जाति आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं थी? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, समाज समता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ये अंबेडकर से संबंधित है। समाज समता संघ ये भी अंबेडकर से संबंधित है। अनुसूचित जाति परिसंघ ये भी अंबेडकर जी से ही संबंधित है। और जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने, इसकी स्थापना कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने 1932 में बम्बई में की थी। कब की थी? बम्बई में 1932 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जनजातीय विद्रोह और वर्ष दिए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं
चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1768 से 1772। भील विद्रोह 1818 से 1921। रामौसी विद्रोह जो है 1822 से 1841। और कुकी विद्रोह जब हुआ तो 1826 से 1844। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कुकी विद्रोह जो हुआ था 1826 से 1844 में। ये कहाँ हुआ था? तो मणिपुर एवं त्रिपुरा के मध्य हुआ। रामौसी विद्रोह हमारा कहाँ हुआ? रामौसी विद्रोह हमारा पश्चिमी घाट पर हुआ, पश्चिमी घाट। और भील विद्रोह हमारा खानदेश महाराष्ट्र में हुआ, खानदेश भील विद्रोह। चुआर विद्रोह हमारा बंगाल में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। मजदूर संगठन और संस्थापक की बात कर रहा है। विचार करना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग से जो संस्थापक थे सोशल सर्विस लीग के, वो कौन थे? एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी थे। 1911 में इन्होंने किया था सोशल सर्विस लीग की स्थापना। और मद्रास लेबर यूनियन की जो स्थापना किया था वो कौन किया था? बीपी वाडिया ने किया था 1918 में। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया। और हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना जो है सरदार पटेल ने किया था 1938 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही सही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। जतिन नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति या समितियों के सदस्य रहे हैं? अनुशीलन समिति, युगांतर, गदर पार्टी। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी। उपरोक्त सभी में इनका ये सदस्य रहे हैं, हर एक समिति से इनका सदस्य रहे हैं। जतिन नाथ मुखर्जी बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक हैं। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी भी थे। यह युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। तो इसका आंसर है आपका बी। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है छिड़ गया था। 3 सितंबर को ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया। और 5 सितंबर 1939 को जो है ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध राष्ट्र में घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 56। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी? 1875, 1876, 1874, 1872। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? नील विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पावना विद्रोह। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में पावना किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1873 से, कब से? 1873 से लेकर 1876 के मध्य बंगाल के पावना जिले में यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। इस विद्रोह के नेताओं का यह नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? इसका आंसर है ए, रॉबर्ट क्लाइव को जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तक रहा, फिर 1765 से 67 तक रहता है।
इसको कहते हैं भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी इसे माना जाता है। इसने ही बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1770 में वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। प्रथम गवर्नर बना था, न कि गवर्नर जनरल बना था। बंगाल का बना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन है हमारा 59। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? लॉर्ड मिंटो, वेलेस्ली, कर्जन, हार्डिंग। तो इसका आंसर है आपका सी। लॉर्ड कर्जन को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी। कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय यह रहता है। इसने प्रशासनिक असुविधा को कारण बनाकर जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। वह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय सिद्ध हुआ। कर्जन के प्रति भारतीयों में बहुत क्षोभ था या नाराज थे इससे। क्वेश्चन नंबर 60 है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम बताइए। तो देखते हैं हम इसका क्रम क्या है। 60 का हमारा बी है। सबसे पहले आता है आपका संभलपुर, फिर आएगा उदयपुर, फिर नागपुर, उसके सबसे लास्ट क्या आएगा करौली। तो यहाँ देखते हैं हम 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी भारत का जो है गवर्नर जनरल बनकर आया। भारत के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने के लिए इसने विलय नीति का सहारा लिया। इस विलय नीति का जो क्रम था वो क्या था? संभलपुर को 1849 में करता है। 1849 में किसको करता है? तो संभलपुर को करता है। फिर उदयपुर को 1852 में करता है। 1852 में उदयपुर का विलय करता है। नागपुर का 1854 में करता है और करौली का 1855 में करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अरविंद घोष इससे संबंधित हैं और नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित हैं वीडी सावरकर। बनारस षड्यंत्र केस से जो संबंधित हैं वो सचिननाथ सान्याल है, ना कि बाल मुकुंद है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी सुमेलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र से जो संबंधित है वो है जतिन दास मुखर्जी। तो बनारस षड्यंत्र केस जो 1915 से 16 का संबंध है सचिननाथ सान्याल से, जिन्हें आजीवन काला पानी की सजा दी गई। बाल मुकुंद का संबंध है दिल्ली षड्यंत्र केस से जो 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनियों के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करा दिया गया था? स्वदेश मित्रम, ट्रिब्यून, बंगाल गजट, बंग दूत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बंगाल गजट को। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1780 में। और किसने की थी? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। समाचार पत्र की सरकार की प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि के कारण इसे 1782 में बंद करा दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा सही है? 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। यह लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही सही है, जबकि तीसरा आपका गलत है। 1856 ईस्वी में कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां भी सरकार की आवश्यकता होगी वे कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर है 64। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में, 1835 में, 1858 में, 1861 में। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी, 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया। इसमें लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? चार्ल्स मेटकाफ, विलियम बेंटिक, एडिसन, लीटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड लीटन द्वारा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1870 को पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इसे जो है राजद्रोही लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 66, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है आपका बी, 1836 में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी, जिनका उद्देश्य क्या था? अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में सबसे पहला था 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्नलिखित में से कौन एक घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड किचनर विवाद, यंग हस्बैंड अभियान। तो इसका आंसर है आपका बी, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है और सभी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से ही संबंधित है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में वायसराय रहा भारत में। 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा था। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने सर एटली मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था, जिसने अकाल आयुक्त के गठन की सिफारिश की। 1897 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। यह लॉर्ड लेंसडाउन के काल में हुआ था। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? तो किसके शासनकाल में? लेंसडाउन के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था? अरुंडल कमेटी, कार्लाइल कमेटी, बोल्बी कमेटी और स्ट्रेची कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अरुंडल कमेटी। वायसराय मिंटो सेकेंड ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुंडल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल का पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर है 69, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? कलकत्ता अधिनियम 1886, अहमदाबाद अधिनियम 1921, लाहौर अधिवेशन 1929, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। इसकी अध्यक्षता जो है अहमदाबाद अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता अजमल खां ने की थी। मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त या स्वतंत्रता संपूर्ण स्वराज से परिभाषित किया था इसके लक्ष्य को। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आइए देखते हैं। स्प्रिंग टाइगर किसने लिखी थी? लेखक कौन है? यू टोयो। ए नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। इंडियन अर्नेस्ट जो है वेलेंटाइन सीरोल की है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 71 क्वेश्चन नंबर है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? पुलिनदास, पी मित्रा, अरविंद घोष, द्वारिन्द्रनाथ घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, द्वारिन्द्रनाथ घोष द्वारा 1905 में भवानी मंदिर पुस्तक का प्रकाशन किया गया। यह क्रांति से संबंधित थी। इसमें आनंद मठ का भाव ग्रहण किया हुआ था, जिसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 72 है,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीवी गिरी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1947 में। वीवी गिरी जो है और नेताएं जो हैं वीवी गिरी इसके सदस्य थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73। सत्य कथन का चयन करना है। वर्ष 1878 में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लीटन को जाता है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। वर्ष 1878 में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में सभी प्रश्न जो है मतलब सभी ऑप्शन सही हैं। 1876 से 80 तक लॉर्ड लीटन भारत का वायसराय था। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसने 1850 ईस्वी में विडो री मैरिज सोसाइटी की स्थापना की? बीएम मालावारी, डी कर्वे, महादेव गोविंद रोनाल्डे, विष्णु परशुराम पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए पहले अभियान का नेतृत्व जो है विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में जो है विडो री मैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। केरल में छुआछूत के विरोध में वाईकोम सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। एक सेकेंड, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए।